बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स या सिंपल इम्पल्स एक रैपिडली अकरिंग इवेंट है जो स्पीड के साथ हो रहा है और इस दौरान मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है, फिर रिवर्स हो जाता है, फिर दोबारा से अपनी असल कंडीशन में रिस्टोर हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट एस्टेब्लिश था ये कम होता जाएगा, कम होते होते जीरो की तरफ आएगा और फिर इसके बाद पॉजिटिव की तरफ जाएगा +30 मिली वोल्ट तक या +50 मिली वोल्ट तक। तो ये क्योंकि पॉजिटिव में आ गया, अब रिवर्स हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर इसके बाद दोबारा प्रोसेस होगा जो रिस्टोर कर लेगा, दोबारा -70 मिली वोल्ट तक आ जाएगा। तो दो मेन फेजेस हैं इसके, डीपोलराइजिंग फेज और रीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज के अंदर जो पोलैरिटी है वो खत्म हो रही है, जीरो की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ जाएगा। रीपोलराइजिंग फेज में वही पोलैरिटी दोबारा ऑर्गेनाइज होगी, रीपोलराइज होंगी मेम्ब्रेन। अब इस डायग्राम में, इस स्लाइड में दिखाया गया है, एक डायग्राम में ग्राफ है जो कि शो करता है करंट की या वोल्टेज की चेंजेस मेम्ब्रेन के अलोंग, मेम्ब्रेन के थोड़े से रीजन में जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उस जगह पे क्या वोल्टेज की चेंजेस आती हैं। और दूसरे साइड पे कीवर्ड्स में बताया गया कि किस टाइम पे कौन सा कलर से जाहिर किया गया है, किस टाइम पे कौन सा प्रोटीन चैनल ओपन हो रहा है। नीचे डायग्राम में डायरेक्शन शो की गई है, रिवर्स हो रही है पोलैरिटी और एक्शन पोटेंशियल आगे आगे नया बनता जा रहा है। हम बात करेंगे सिर्फ इतने से रीजन की स्टार्टिंग में, अभी जो डायग्राम में बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतने रीजन की बात कर रहे हैं। फर्ज करें जो हमें पहले 4 पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, ये 4 पॉजिटिव चार्ज हैं जो पहले, फिर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम सिर्फ इतने से रीजन की बात कर रहे हैं बस। जितनी भी डिस्कशन होगी वो स्टार्टिंग में इस रीजन के बारे में होगी, बाहर वाली साइड पॉजिटिव, अंदर वाली साइड नेगेटिव। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ बाहर वाली साइड नेगेटिव जैसे और पॉजिटिव, फिर दोबारा से रीजनरेट हो जाए। तो बात करते हैं स्टिमुलस से पहले की। स्टिमुलस से पहले रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन मौजूद थी, तो उस टाइम पे -70 मिली वोल्ट एस्टेब्लिश था। फिर उसके बाद स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने -55 मिली वोल्ट तक उस रीजन में पोटेंशियल को पहुंचा दिया इस रीजन में। अब क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जो वोल्टेज के चेंज की वजह से ओपन या क्लोज होते हैं, जैसे -55 मिली वोल्ट बना। अब वो क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर कुछ चैनल्स थे जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते थे, स्टिमुलस का रिस्पांस देते थे। फर्ज करें टच के जो रिसेप्टर में अगर बात करें तो टच की वजह से चैनल्स कुछ ओपन होंगे, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, जिनकी वजह से वोल्टेज में चेंज आएगा, आयंस एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे। वोल्टेज में चेंज आना ज़रूरी है एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने के लिए, और वोल्टेज में चेंज जब आता है जब पहले से पोटेंशियल डिफरेंस कोई क्रिएट हो। थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर पहुंच जाएगा वोल्टेज तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। आप इसी तरह इसको इमेजिन करें कि आपके पास एक पिस्टल है, गन है एक, उसका ट्रिगर आप दबा रहे हैं। ट्रिगर दबाने के लिए एक खास लिमिट होगी, उसके बाद जो है फायर हो जाएगा गन से। उससे पहले आप थोड़ा सा भी ट्रिगर को थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे तो उससे कोई फायरिंग नहीं होगी। इस वजह से नेक्स्ट बात भी करेंगे, ऑल आर नन रिस्पॉन्स, या तो एक्शन पोटेंशियल आगे चलता है या एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही क्रिएट नहीं होता, या फिर एक्शन पोटेंशियल चलता है या बिल्कुल नहीं चलता। ये ऑल आर नन रिस्पॉन्स है। अब इस जगह पर थ्रेशोल्ड लेवल तक की बात करते हैं। हर एक सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है थ्रेशोल्ड लेवल का, -60 मिली वोल्ट, 65 मिली वोल्ट या इससे कम होगा। हम जनरल बात करें एवरेज -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा अगर स्टिमुलस की वजह से जो वोल्टेज में चेंज है। तो फौरन से जो ग्रीन कलर में हमें नजर आ रहा है वोल्टेज का कम होना, जीरो की तरफ आना वोल्टेज का, यहाँ पे जीरो तक, ये होता है सोडियम के चैनल्स की
एक्टिवेशन की वजह से, सोडियम के चैनल्स ओपन होने की वजह से, सोडियम के चैनल जैसे ही ओपन होंगे बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो कम हो जाएगी, जीरो की तरफ पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा। इससे मजीद जब सोडियम अंदर आएगा तो प्लस की तरफ आना शुरू हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव की तरफ रिवर्स हो गई। अब पोलैरिटी यहाँ पे पहले नेगेटिव में थी, अब पोलैरिटी पॉजिटिव में हो गई। तो इस कंडीशन को, जो जीरो से ऊपर की जो वैल्यू है, इसको कहते हैं ओवरशूट। ओवरशूट कई मेम्ब्रेन के अंदर प्लस 50 वोल्ट भी हो सकती है, कम ज्यादा इससे हो सकती है। तो अब जैसे ही सोडियम के गेट्स ओपन हुए, एक्टिवेट हुए, तो उसके फौरन बाद उसके फौरन साथ साथ ही थोड़ा सी डिले के साथ पोटाशियम के चैनल्स भी, पोटाशियम के गेट्स भी ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है, अभी सोडियम के गेट्स जो हैं ओपन मौजूद थे, फौरन से जो पोटाशियम के गेट भी ओपन हो गए, जिसकी वजह से पोटाशियम अब बाहर जाना शुरू हो गया और सोडियम के गेट फौरन से क्लोज हो गए। जैसे पोटाशियम बाहर जाने लगा, सोडियम के गेट्स क्लोज हो गए। सोडियम गेट क्लोज होने की वजह से जो है वो पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाना खत्म हो गया और पोटाशियम के गेट्स ओपन होने की वजह से पोटेंशियल दोबारा से जीरो की तरफ और फिर नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि पोटाशियम अंदर पॉजिटिव चार्ज रखता है और अंदर ज्यादा है पोटाशियम, बाहर की तरफ जब चला जाएगा पोटाशियम तो अंदर नेगेटिविटी रह जाएगी। अभी सोडियम भी अंदर मौजूद है, लेकिन पोटाशियम को निकाल दिया तो वही उसने कंपनसेट कर दिया, बाहर की तरफ चले गए आयंस पोटाशियम के, जिससे दोबारा नेगेटिविटी रह गई मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में। अब जिस टाइम पे सोडियम के गेट क्लोज हुए, पोटाशियम के गेट्स ओपन हुए, पोटाशियम के गेट्स होते हैं थोड़ा सा स्लो, जिसकी वजह से पोटाशियम के ये जो लाइन बन रही है वोल्टेज चेंज की, वो थोड़ी सी कर्व में बन रही है, थोड़ा सा स्लो चेंज हो रहे हैं। सोडियम के गेट्स एकदम चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये पीक बिल्कुल एकदम सीधी एक लाइन बन रही है, एकदम वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहे हैं थोड़े टाइम के अंदर अंदर। लेकिन जो पोटाशियम के गेट्स हैं वो इससे थोड़ा सा है, तो वो भी फास्ट, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आगे जा रहे हैं और ये सारा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, कुछ मिली सेकेंड्स में। जैसे ही पोटाशियम के गेट्स पोटाशियम को बाहर भेज रहे होंगे, थोड़ा सा सुस्त हैं पोटाशियम के गेट्स, थोड़ी सी देर से क्लोज होंगे। पोटाशियम के गेट्स थोड़ी देर से क्लोज होने की वजह से आयंस कुछ ज्यादा ही बाहर चले जाएंगे, पोटाशियम के आयंस कुछ ज्यादा ही बाहर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज कुछ ज्यादा ही नेगेटिव में आ जाएगी। वोल्टेज नेगेटिव में आने की जो कंडीशन है, इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन फेज। इस हाइपर मीन ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा बन चुकी है अभी इस टाइम पे। अब जो ग्रीन कलर दिखाया गया है और ये क्रीम कलर है, इस टाइम पे ये दोनों जो फेज हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज कहलाते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप दोबारा स्टिमुलस दे भी दें तो फौरन से दूसरा नर्व इंपल्स, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सोडियम गेट्स ओपन है, पोटाशियम गेट्स भी दूसरे फेज में ओपन है। तो जिस वजह से अभी और सोडियम के दोबारा गेट्स एक तो ओपन नहीं होंगे, उनको दोबारा अपनी कंफर्मेशन, अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, जिसकी वजह से दोबारा स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकेंगे, स्टिमुलस कितना ही स्ट्रॉन्ग हो बेशक। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, बिल्कुल भी स्टिमुलस आगे कंडक्ट नहीं होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और दूसरा जो फेज है जो ग्रीन ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे, उस टाइम पे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब मुकम्मल तौर पे स्टिमुलस की वजह से जो वोल्टेज में चेंज आता है वो इन्हांस नहीं होता। ऐसा समझ लें कि जो सोडियम और पोटाशियम के गेट्स हैं वो इस टाइम पे क्लोज तो हो चुके हैं, लेकिन अभी वो नया रिस्पॉन्स, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन थोड़े से चैनल्स ऐसे होंगे जो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुकम्मल नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ इसी रीजन में,
इसी रीजन में थोड़ा सा वोल्टेज का चेंज आके -55 वोल्ट तक आके रह जाएगा, दोबारा से -70 आ जाएगा। अब बात कर रहे थे हाइपरपोलराइजेशन की। हाइपरपोलराइजेशन में वोल्टेज जो है -90 मिली वोल्ट तक चली गई, -90 मिली वोल्ट तक। अब अंदर सोडियम मौजूद है ज़्यादा, बाहर पोटाशियम मौजूद है। अब ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, ये दोबारा से ठीक करनी होगी। और ये दोबारा से ठीक होगी उस सूरत में जब अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाए, 3-4 एक्शन पोटेंशियल जनरेट फायर कर चुका हो न्यूरॉन, तो एक एक्शन पोटेंशियल के बाद कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और 2-3 जब ऐसा प्रोसेस 2-3 बार हो चुका होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका होता है, केमिकल चेंज पोटाशियम और सोडियम के चैनल्स में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि पोटाशियम को अंदर धकेल देता है दोबारा से और सोडियम को वापस बाहर ले जाता है। और पोटाशियम फिर दोबारा से लीक होके बाहर चला जाता है। पोटाशियम बाहर जाएगा जब लीक होके, तो सोडियम दोबारा से अंदर से बाहर जाएंगे। इस तरह वो सारा प्रोसेस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला था वो आ जाएगा, दोबारा से रेस्टिंग फेज आ जाएगी। अब हाइपरपोलराइजेशन के बाद ये दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन में आ रही है मेम्ब्रेन, और नया नर्व इम्पल्स जनरेट करने की सलाहियत इसके अंदर आ जाएगी। अब नीचे डायग्राम है, जो उस डायग्राम की तरफ देखते हैं, वीडियो की फॉर्म में चल रही होगी वो GIF फाइल। इसमें रिवर्स हो रही है पोलैरिटी, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ उस रीजन में दोबारा ठीक हो जाती है पोलैरिटी। अब उसकी रीज़न ये है कि जब इस रीजन में वोल्टेज का चेंज आता है बहुत ज़्यादा, तो इससे नेक्स्ट आने वाले रीजन में भी चेंज आएगा। जैसे नेक्स्ट आने वाले रीजन में रिवर्स होगी पोलैरिटी, पुराने रीजन में अब दोबारा से रिस्टोर हो चुकी होगी। मतलब ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इस ग्राफ के सामने एक दूसरे रीजन का ग्राफ रख लें, इससे सेकंड रीजन का ग्राफ रख लें, तो क्या होगा, दूसरे रीजन के अंदर पहले नॉर्मल कंडीशन होगी। जब दूसरे रीजन में नर्व इम्पल्स की पीक बन रही होगी ऊपर ग्राफ में, तो पुराने पिछले रीजन में सारा प्रोसेस नॉर्मल हो चुका होगा। एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जितनी भी बात की थी हमने स्टार्टिंग में, इस रीजन की बात की थी, एक पूरा ग्राफ इस रीजन के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ, अगर कोई इमेजिनरी ग्राफ बना ले तो वो दूसरे रीजन के लिए है। दूसरा रीजन अभी जब रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उससे पहले वाला जो रीजन है वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन कर रहा होता है। फिर उसके बाद इसके पास चेंजेस आती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज गेटेड चैनल मौजूद हैं। जहाँ पे स्टिमुलस की ज़रूरत होती है ना, शुरू में सिर्फ स्टिमुलस यहाँ पे आ रहा होता है, उस जगह पे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स की ज़रूरत होती है। बाकी जितने भी आगे नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज गेटेड चैनल्स की ज़रूरत है आगे प्रोपगेट करने के लिए, नर्व इम्पल्स को आगे भेजने के लिए। अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर चैनल्स का रोल होगा। चैनल का रोल थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और ग्राफ के साथ। बाकी जो आयंस में चेंजेस आती हैं उनका क्या रोल है, आयनिक बेसिस क्या है इसकी। और नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर नर्व इम्पल्स की प्रोपगेशन होगी। ये नर्व इम्पल्स प्रोपगेट होती जा रही है, आगे की तरफ फैलती जा रही, बढ़ती जा रही है नर्व इम्पल्स। फिर आगे जाके साइनेप्स वाले पॉइंट पे होगी, साइनेप्स के बाद पोस्ट साइनेप्सिस पॉइंट पे। तो इस तरह से मैसेज पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट हो जाएंगे। तो वो भी पूरा एक चैप्टर है, प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल और पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो फ़ौरन से वीडियो के देखने के बाद मैसेज पूछें, टॉपिक क्वेश्चन पूछें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक को समझ सकें। अगर वीडियो टाइम पे नहीं देखेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे, एक दो वीडियो स्किप करने के बाद, तो टॉपिक समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। नॉन प्रिंसिपल, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल को। तो एग्जांपल है जैसे कि एक पिस्टन या गन का ट्रिगर
उसके अंदर एक खास लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो उसके बाद फायर होता है। इसी तरीके से जब एक थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है स्टिमुलस की वजह से, जो मैकेनिकल चैनल्स होंगे उनकी वजह से, तब एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होगा, वरना एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और कंडक्ट आगे बिल्कुल नहीं होगा। अब इस बेस पर स्टिमुलस की टाइप हैं। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये लेवल है बिल्कुल थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे, मतलब कि -55 के बजाय -50 तक अगर फर्ज करें कह लें, या -40 तक, ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट जो कि डीपोलराइज करने के लिए मेम्ब्रेन को मजीद एक्शन पोटेंशियल के दौरान ज़रूरी है। सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है जो थ्रेशोल्ड लेवल से भी ज़्यादा डीपोलराइज कर देता है, मतलब कि -45 -40 ये थ्रेशोल्ड लेवल से भी ऊपर एक्शन पोटेंशियल या तो कंप्लीटली अकर होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि एक रीजन में एक्शन पोटेंशियल या तो होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो उसके बाद आगे कंडक्शन होगी, उसके बाद नेक्स्ट रीजन में एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर उससे नेक्स्ट रीजन में, इस तरह से प्रोपगेशन हो जाएगी फिर एक्शन पोटेंशियल की। अब बात कर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऐसा पीरियड है जिस दौरान नया एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट नहीं होता। अब उसकी दो टाइप्स हैं, मतलब ऐसा लिमिटेशन है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एब्सोल्यूट में बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, जैसे सोडियम और पोटाशियम चैनल की ओपनिंग वाले टाइम पे अगर आप दोबारा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देते हैं तो ओपनिंग दोबारा से, क्योंकि पहले ही ओपन है, तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन दूसरी टाइप है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस देते हैं तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जैसे हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन में। तो जैसे ही अगर आप बढ़ा देते हैं स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को तो उस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। रिलेटिवली इंक्रीज कर देंगे अगर आप स्टिमुलस की वैल्यू को, तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो रिलेटिवली कम होगी पहले वाले ओरिजिनल एक्शन पोटेंशियल से। मतलब पहले ही मेम्ब्रेन -90 मिलीवोल्ट में थी, असल वैल्यू से भी नीचे वैल्यू जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो +55 पे जाने के बजाय +50 या +45 तक जाएगा सिर्फ।